नमस्कार। हम सुमित्रानंदन पंत की कविता आज दो मित्र वो करेंगे जिनकी जो दो मित्र कविता है इनकी काव्य कृति युगवाणी में संकलित है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इनकी कविता दो मित्र। देखो, दो मित्र कविता। उस निर्जन टीले पर दोनों चिलबिल एक दूसरे से मिल मित्रों से हैं खड़े मौन मनोहर। दोनों पादप सह परशातप हुए साथ ही बड़े दीर्घ सुदृढ़तर। इसमें क्या है कि कवि द्वारा प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण देखने को इस कविता में मिलता है कि कवि ने जंगल में पले बड़े दो वृक्षों का वर्णन किया है। ठीक है, इस अंकन में क्या है, चित्र और काव्य में कोई अंतर नहीं रह गया है कि जैसा चित्र है उसी प्रकार की ही कविता है पूरी की पूरी। देखो, उस निर्जन टीले पर, निर्जन क्या होता है, सूना, टीला होता है जो मिट्टी या पत्थर से मिलकर जो उभरा हुआ भाग होता है थोड़ा सा। ठीक है, दोनों चिलबिल 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 एक प्रकार का जंगली वृक्ष है, एक दूसरे से मिल मित्रों से है खड़े मौन मनोहर। ठीक है, मौन होता है चुपचाप, मनोहर अर्थात मन में जो मन को हरने वाला हो, सुंदर हो। तो कवि कहते हैं कि एक सूनी पहाड़, छोटी पहाड़ी पर दो चिलबिल के वृक्ष एक दूसरे से मित्रों के समान मिलकर मिलकर अर्थात साथ साथ खड़े हैं, परंतु दोनों खामोश हैं, परंतु सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। दोनों पादप सह वर्षातप। ठीक है, पादप होता है वृक्ष, वर्षातप अर्थात वर्षा और गर्मी हुए साथ ही बड़े दीर्घ सुदृढ़तर। दीर्घ होता है बड़े, सुदृढ़तर होता है अधिक मजबूत, के दोनों ही वृक्ष गर्मी वर्षा गर्मी सहते हुए एक साथ बड़े हुए, बड़े और मजबूत से मजबूत हो गए। नेक्स्ट, पतझर में सब पत्तर गए जर, नगन धवल डालों पर पतली टेढ़ी टहनी अगिनत, शिरा जाल सी फैली अविरल, तरुओं की रेखा छवि अवकिल, भू पर कर छाया अंकित, नील निर्लंब गगन पर चित्रित से दो तिरुवर, आंखों को लगते हैं सुंदर मन को सुख कर। देखो, पतझर में सब पत्तर गए जर, तो कवि चिलबिल के दो वृक्षों की सुंदरता का वर्णन, मित्रता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं पतझड़ में। ठीक है, पतझड़ में था पतझड़ का जो मौसम आता है, पत्तर अर्थात पत्ते, जड़ अर्थात जड़ना, नग्न अर्थात उसका जो वस्त्र है वो जब जड़ जाते हैं तो नग्न हो जाते हैं, धवल अर्थात सफ़ेद डालों पर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि पतझड़ की ऋतु आने पर उन दोनों ही वृक्षों के सब पत्ते झड़ गए और उनके पत्तों के गिरने के कारण नंगी हो गई उनकी सफ़ेद डालियाँ, पतली टेढ़ी टहनियाँ अगिनत, शिरा जाल सी फैली अविरल। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब वो उनके जो पत्ते गिर जाते हैं तो क्या होता है कि सफ़ेद डालियाँ, असंख्य पतली एवं टेढ़ी मेढ़ी टहनियाँ आपस में कैसी, मानव शरीर जैसी, मानव शरीर की जो नसें हैं उस प्रकार से दिखाई देने लगती हैं। तरुओं की रेखा छवि अविकल, भू पर कर छाया अंकित। तो वो कहते हैं कि ऐसे वृक्षों की रूपरेखा कांप कांप उठती थी और धरती पर अपनी छाया अंकित कर रही थी। नील निर्भर गगन पर चित्रित से दो ध्रुवर। ध्रुवर क्या होता है, सुंदर वृक्ष। निर्भर क्या होता है, बादलों से रहत जा साफ। तो जहाँ पर कवि कहता है कि चिलबिल के दो जो वृक्षों के जो मित्र हैं, ठीक है, दो वृक्षों को मित्र रूप में चित्रित करते हुए कह रहे हैं नीले और साफ आकाश पर वह दोनों मित्र क्या है, उनके जो चित्र हैं वो सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तात्पर्य ये है कि वह नीले आकाश रूपी पर्दे पर एक चित्र के समान अंकित किए गए प्रतीत होते हैं। क्या, वो चिलबिल के जो दो वृक्ष है जो आपस में मित्र हैं, आंखों को लगते हैं सुंदर मन को सुख कर, कि वो क्या है, आंखों को सुंदर लगते हैं और मन को सुखी करने वाले थे, अर्थात उन्हें देखकर मन सुख का अनुभव करता है। ये थी आपकी कविता दो मित्र। इसमें क्या है कि वो चिलबिल के जो वृक्ष हैं उनकी जो प्राकृतिक सुषमा है उसका चित्रण इसमें किया गया है। नेक्स्ट हम सुमित्रानंदन पंत की कविता वाचाल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, वाचाल, ये जो कविता है वाचाल इनकी काव्य कृति भी वाचाल ही है। तो ये कविता एक व्यंग्यात्मक रचना है। व्यंग्य समझते हो ना किसको बोलते हैं, कटाक्ष करना, जिसमें क्या है कवि ने प्रतीकों के माध्यम से
मनुष्य के पशु पक्षियों के समान व्यवहार करने पर व्यंग्य किया है। साथ ही समाज में जो प्रतिभाहीन व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनमें कोई प्रतिभा नहीं है, उनके साधन संपन्न होकर क्या है, सम्मान प्राप्त करने पर भी व्यंग्य किया है। तो ये जो कविता है वो गद्य गीत का एक सुंदर उदाहरण है। अब हम देखते हैं इनकी कविता वाचाल। देखो, मोर को मराजार रव क्यों कहते हैं माँ, वह बलीव की तरह बोलता है इसलिए, कुत्ते की तरह बोलता तो बात भी थी, कैसे भूंकता है कुत्तों, मोहल्ले गूंज उठता है बो बो, चुप रह। तो ये जो कविता है, जैसे कि माँ, ठीक है, इसमें माँ शब्द आया, तो क्या है कि इसमें कवि माँ बेटे के बीच होने वाली सरल एवं भोली भाली बातचीत के रूप में जो बाल मन होता है उसमें जो उभरने वाले सहज स्वाभाविक एवं अबोध भावों का यहाँ पर वर्णन किया है। तो देखो, मोर को मरजार रव क्यों कहते हैं माँ। मरजार रव होता है बिल्ली की तरह आवाज़ निकालने वाला या बिल्ली की आवाज़ वाला। तो बालक अपनी माँ से प्रश्न करता है कि हे माँ, मोर को बिल्ली की तरह बोलने वाला क्यों कहते हैं। वह बलीव की तरह बोलता है इसलिए। तो बेटा तो वो माँ उनकी कहती है कि बेटा कि वह बिल्ली की तरह बोलता है इसलिए उसे मरजार रव कहते हैं। कुत्ते की तरह बोलता तो बात भी थी, कैसे भूंकता है कुत्तों, मोहल्ला गूंज उठता है भों भों, चुप रह। तो बेटा अपना मत व्यक्त करता हुआ कहता है कि मोर यदि कुत्ते की तरह बोलता तो कुछ बात भी थी। कुत्ता जब बोलता है अर्थात भौंकता है तो उसकी बोंबों की आवाज़ से सारा मोहल्ला गूंज उठता है। तो माँ बालक की इस बात को सुनकर उसे डांटती हुई कहती है, चुप रह, कैसी व्यर्थ की बातें कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि मनुष्य द्वारा पशु पक्षियों के समान जो व्यवहार किया जाता है, जो बिहेवियर किया जाता है, उस पर कटु व्यंग्य किया गया है, उस पर कटाक्ष किया गया है। और साथ ही जो बदलते मानवीय व्यवहार की ओर भी संकेत किया गया है कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो किस प्रकार पशु पक्षियों से भी नीचा अर्थात जानवरों से भी नीचा होता जा रहा है दिखावे की आड़ में। नेक्स्ट देखो, क्यों माँ बिल्ली बोलती है जैसे भीख मांगती हो। देखो कि माँ के डांटने के बाद बालक क्या है, अपनी युक्ति देने लगता है और कहता है कि माँ, क्या ये बात सच नहीं है कि बिल्ली जब बोलती है तो उसकी जो म्याऊ म्याऊ से आने से ऐसा नहीं लगता कि जैसे वह भीख मांगती हो। खुशामदी कहीं की, चापलूस कहीं का, वह कुत्ते की तरह पूंछ भी तो नहीं हिलाती, पागल कहीं का। मोर मुझे फूटी आँख नहीं बाता, कोई अच्छे लगते हैं बेवकूफ़। तो उसकी जो माँ है वो कहती है कि किंतु वह कुत्ते की तरह मालिक की चापलूसी करने के लिए पूंछ भी नहीं हिलाती है। कौन? बिल्ली। तो बालक की बात सुनकर माँ ने कहा, पागल कहीं का, मोर मुझे फूटी आँख नहीं बाता, कि तू कैसी बातें करता है। बालक मोर को मरजार कहे जाने पर अपना मत प्रकट करते हुए कहता है कि मोर मुझे किसी तरह भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह बिल्ली की तरह बोलता है और बिल्ली भी ऐसे बोलती है जैसे किसी की चापलूसी कर रही हो। कोई अच्छे लगते हैं। बालक ने कहा कि मुझे तो मोर से अधिक कोई अच्छे लगते हैं। तो बेवकूफ़। बालक की बात सुनकर माँ ने कहा, तू बड़ा मूर्ख है, बेवकूफ़ है। नेक्स्ट देखो, तुम नहीं जानती माँ, कोई कितने मिलनसार कितने साधारण होते हैं। गरगर। आंगन मुंडेर पर बैठे दिन रात रटते हैं क ख ग, जैसे पाठशाला में पढ़ते हो। अब तू कौ की ही पांत में बैठा कर। तो बालक कोए के अच्छा लगने के कारण बताते हुए यहाँ पर कहता है कि माँ, तुम नहीं जानते कि कोए कितने अच्छे और मिलनसार होते हैं, कितने साधारण होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रत्येक घर के आंगन में मुंडेर पर बैठकर क ख ग पढ़ते हैं, जैसे किसी स्कूल में पढ़ रहे हो। तब तू कौ की ही पांत में बैठा कर। तो बालक की बात सुनकर उसकी माँ चिढ़कर कहती है कि यदि कोई ही तुझे अच्छे लगते हैं तो कौ की ही पंक्ति में जाकर बैठा कर। क्यों नहीं माँ, एक ही आंख को उल्ट पुल्ट सबको समान दृष्टि से देखते हैं और फिर बहुमत भी तो उन्हीं का है माँ, बातूनी। तो बालक द्वारा जो कोए की प्रशंसा सुनकर माँ जब उसे कौ की पंक्ति में ही जा बैठने की बात कहती है तो बालक कहता है कि क्यों नहीं, मैं अवश्य उनकी पंक्ति में जाकर बैठूंगा, क्योंकि कोए तो एक ही आंख को उल्ट पलट कर देखते हैं, अर्थात कि सबको एक दृष्टि से ही देखते हैं। ये वास्तविकता है कि कोए की एक आंख में ही पुतली होती है, ठीक है, इसीलिए वे एक आंख ही देख सकते हैं। हाँ, उसमें ये विशेषता है कि वह जब उसे दाईं
ओर से बाईं ओर देखना चाहता है तो वो पलक झपकने की देरी में दाईं आंख की पुतली को बाईं आंख में पलट लेता है। तो बालक कहता है बहुमत भी तो उन्हीं का है माँ बातूनी। तो फिर माँ आजकल बहुमत भी तो कौओं का ही है, हंसों की कदर आजकल कहाँ होती है। तो बालक की ठोस युक्ति और उसमें छिपे व्यंग्यों को समझकर माँ उसे कहती है कि तू बड़ा बातूनी है, अर्थात कि वह बहुत व्यर्थ की बातें करने लगा है। तो ये क्या है कि आज हमारे समाज में प्रतिभावान ही नहीं चापलूसों की कदर होती है। जैसा अब आप देखते हैं तो यहीं पर ही ये इस चीज़ का ही व्यंग्य किया गया है कि जो सीधा है, साधारण है, जो हंस के समान है, उस व्यक्ति की कदर नहीं यहाँ पर होती, जहाँ पर चापलूस लोगों की कदर होती है, जिसको हम चमचे भी बोल सकते हैं। कि मोर ही नहीं कुत्ते की कदर है जो ऊंची आवाज़ में भौंक सकते हैं। आज हंसों की नहीं कौओं की कदर होती है। और फिर समाज में उनका बहुमत भी तो है। पढ़े लिखे प्रतिभावान एवं सज्जन व्यक्ति को आज कोई नहीं पूछता। ये थी इसकी कविता, इनकी वह चाल जो कि व्यंग्य से भरी पड़ी है, आज के समाज पर कटाक्ष करती हैं।